ये बिल्कुल एक आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड इशू है। आप सही कह रहे हैं कि ऑपोजिशन इसको उठा रही है। हमारी परंपरा, लंबी परंपरा है कुछ 4 दशकों से, कि जब हमारी सरकार है, सिटिंग सीएम है, हम सीएम फेस पर चर्चा नहीं करते हैं। तो इसका वो अननेसेसरीली कंट्रोवर्सी एक मैन्युफैक्चर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको उल्टा सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस का और वहाँ के जो एक रेडिकल पार्टी है AIUDF, उनका गठबंधन है, वो तो स्पष्ट करे उनका कौन सीएम चेहरा है। क्या वो अजमल बदरुद्दीन सीएम बनेंगे? कांग्रेस के तो कोई ऐसा एक नेता नहीं है, वो 4-5 ग्रुप में हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। मैं दोबारा आपको कहूँगा, ये हमारे लंबे दशकों से परंपरा है कि जब हमारी सरकार है, एक सीएम है, हम सीएम चेहरा पर चर्चा नहीं करते हैं। ये इस ऑपोजिशन के कांग्रेस और यूडीएफ ने आप लोगों को भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है। कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं है। उल्टा आप उनको सवाल पूछिए कि उनका कौन सीएम फेस है। क्या ये अजमल बदरुद्दीन असम के सीएम को प्रोजेक्ट के लिए वो प्रोजेक्ट करेंगे? देखिए, ये एक कठिन सवाल है, क्योंकि असम में आज अगर आप जाके ग्राउंड लेवल पे पूछताछ कीजिएगा, एक प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है। ये नेशनल लेवल पे ऑलरेडी हो चुका है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फिनोमेनन था, वो ख़त्म हो गया। नेशनल लेवल पे एक प्रो इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए है, और असम में मैं यही फिनोमेनन को देख रहा हूँ। आप जाके पूछ सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे माहौल बहुत पॉजिटिव है। और आप ऑपोजिशन पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं, इनका जो गठबंधन है ये अन्य राज्यों में तो फेल कर चुके हैं। असम में 2-2.5 महीने पहले कांग्रेस और यूडीएफ ने मिलकर लड़े थे जो बोडोलैंड एरिया में लोकल काउंसिल इलेक्शंस। कुछ 40 सीटों में से उनको 1 सीट मिली। तो क्या हम उनको कहें प्रमुख ऑपोजिशन? क्योंकि वही गठबंधन है जो हमारे खिलाफ लड़ रही है। तो इसका कोई प्रॉपर आंसर नहीं है, क्योंकि उन लोगों का स्थिति वहाँ ग्राउंड पे बहुत ही कमज़ोर है। आप अगर देखेंगे पिछले कई सालों से केवल एमएलएज नहीं, सांसद भी, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलए, लोकल लेवल पे भी, और कोई एक प्रदेश में नहीं, भारत में विभिन्न रीजन्स में ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को और इच्छुक हैं। अगर हम कोई रिस्ट्रिक्शन ना रखें तो और भी बहुत आ जाएंगे। सिचुएशन ऐसा है कि अभी लोगों को पता चल गया है, खास करके राजनीतिक जो व्यक्ति हैं, जो राजनीतिक चेहरा है, उनको पता चल गया है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 21वीं सेंचुरी में भारत को न्यू इंडिया बनाने में सक्षम हो रहा है, और वो इनसे ज्वाइन करना, जुड़ने चाहते हैं। जबकि जो दलों में वो है, जैसे कांग्रेस दल हो, आप देख रहे हैं कांग्रेस दल की स्थिति क्या है। वो डे बाय डे उनके सीनियर लीडर छोड़ रहे हैं, उनको क्वेश्चन कर रहे हैं। इसका एक वजह तो है कि उनका इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कल नेता बन सकता है, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का उदाहरण है। तो इसी कारण भारतीय जनता पार्टी केवल भारत में नहीं, पूरे दुनिया में सबसे बड़ी राजनीतिक दल बन चुकी है। पहले 2 फेज़ के तो घोषणा हो गए हैं और सब नॉमिनेशन भी हो गए हैं, और तीसरा फेज़ का लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन 19 तारीख को है। कल हमारे दिल्ली में बैठक है। हमारा जो प्रोसेस है ये आपके दर्शकों को जानना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम है वो नीचे से कंसल्टेशन प्रोसेस से आता है ऊपर। तृणमूल स्तर से, बूथ लेवल से, मंडल लेवल से कार्यकर्ताओं का मत लिया जाता है, और असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, प्रदेश लेवल से पदाधिकारियों का, कार्यकर्ताओं का मत लेने के बाद यहाँ ऊपर आके हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है वहाँ चर्चा होता है। तो ये एक बहुत ही कंसल्टेटिव प्रोसेस, सबसे सही, सब जगह सही कैंडिडेट चुनने के लिए, और बहुत ही अच्छा चल रहा है, हो जाएगा इन टाइम। लुक, दिस इज़ अ कम्प्लीटली आर्टिफिशियल इशू which is being created by the opposition and some sections of the media. The reality is that we have a long tradition in the BJP for many decades that when we have a sitting government,
when we have an existing chief minister, we do not discuss a CM phase. That's our standard. And we are simply abiding by our own tradition. So, because the opposition is not getting any response from the public, they are trying to create such fake controversy. I throw the question back at them. You have this alliance, unholy alliance between Congress and the UDF, which is a radical Islamist party, which the late Tarun Gogoiji, when he was alive, used to keep at bay. Now, why don't they declare a CM phase? They don't have a sitting CM. Now, Congress is not in a position there because they are, after late Tarun Gogoiji's passing, there's no tall leader there. They're all in different groups. Do they want Ajmal Badruddin to be the CM of Assam? They should clarify. Badruddin Ajmal is a very divisive face, and not just because of us. The people of Assam, the vast majority of the people of Assam, they are repulsed by his politics, and they are shocked that Congress has now openly allied with such a radical party, which it's doing the same thing in Bengal, which senior Congress leaders are shocked and speaking out against. The reality is as follows. We don't really have any real opposition in Assam for the following reason. There is a pro-incumbency environment there. Now, we've seen this nationally. Under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership, the BJP and NDA government has beaten decades-old. The standard practice here used to be anti-incumbency, but at a national level, we now have pro-incumbency. And we are seeing the same thing in Assam. I'll give you one example. This alliance between Congress and UDF was formed about 2 or 3 months ago. And they had participated in the local elections in the borderland areas, the BTR. And approximately, I think, out of 40 seats, they won only 1 seat. Now, how can we even call them a primary opposition? They don't have the support of the people of Assam. It's not just these 170 MLAs. A very large number of MPs, ex-MPs, ex-MLAs, local councillors, and many others, and tall personalities of other parties have also joined the BJP. And this is natural because there is now a clear distinction between what the BJP stands for and what other parties stand for. In this process, the BJP, under Prime Minister Modi ji and under our former President Amit Shah ji and current President JP Nadda ji, has become the world's largest political party. One of the reasons is because it has internal democracy. Anybody today, any Karyakarta can tomorrow become a leader of the party, can even become Prime Minister. We have already demonstrated this with the real life example of Prime Minister Modi. So, there is a rush all over the country, and this is not limited to Assam or to any particular region. All over the country, there is a rush of people, particularly political people, who have realized that their own parties don't stand for the same kind of principles that BJP stands for, which means we stand for nation first, party second, and individual or family last. Most other parties have just the reverse priorities. So that's a very strong reason for political people to want to be in this party. So as you know, the first 2 phases, our candidates' names were declared and the nominations have all taken place. The last date for the 3rd phase nominations is 19th, and it will happen well before that. We have a very transparent and standard system which starts from bottom up, with consultations from the booth and mandal level with our party karyakartas and office bearers, also at the constituency level, at the state level. Then it comes up to the national level, and it is discussed in the Central Election Committee, which is under the Parliamentary Board. And this is a very free and fair and equitable way of coming up with candidates. So we have meetings tomorrow in Delhi. So in a day or 2, I think the list should be out.